जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ओके, चलिए सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स जानने हैं लुईस 16 के बारे में। लुईस 16 कौन थे? लुईस 16 1774 में बर्बन फैमिली से फ्रांस के थ्रोन पर बैठे और वहां के राजा बने। ठीक है, सम्राट बने। He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette। तो जब वो राजा बने तो उस वक्त यानी कि 1774 एडी में एनो डोमिनी में उनकी उम्र 20 साल थी और साथ ही साथ उनकी शादी एक ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोनेटी से हो चुकी थी। ओके ओके, नाउ अपॉन his accession the new king found an empty ट्रेजरी। अब जैसे ही वो राजा बने तो उन्होंने देखा कि मेरा ट्रेजरी तो पूरा का पूरा खाली है, खजाना तो पूरा खाली है। और ऐसा क्यों हुआ? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। और लंबे समय के से जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसके कारण क्या हुआ कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे लाइक सोना चांदी, कुछ खान पान, अनाज वगैरह, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। और इन सब के ऊपर एक और बहुत ज्यादा बड़ा कॉस्ट था, वो था पैलेस ऑफ वर्साइल्स या वर्साइलिस का खर्चा उठाना। ये अपने आप में इतना बड़ा था कि इसको मेंटेन करने के लिए फ्रांस का अधिकतर पैसा इसी में चला जाता था, अधिकतर इनकम उनका इसी में लग जाता था। अंडर लुईस 16 के अंडर में फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ कि जब लुईस 16 राजा बना 1774 एडी में तो उसने देखा कि मेरा जो ट्रेजरी है वो खाली हो चुका है, वो खाली है। ठीक है, उसको खाली ट्रेजरी दिया गया, साथ ही साथ उसको थ्रोन पे बैठा दिया गया। अब जो लुईस 16 है, लुईस 16 उसका ट्रेजरी खाली होने के कुछ मुख्य कारण थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और वो कौन कौन से थे? देखिए, क्योंकि फ्रांस लंबे समय से वॉर ब्रिटेन के साथ या अदर कंट्रीज के साथ या अदर कंट्री के साथ युद्ध में या लड़ाई में भिड़ा हुआ था, तो उसके कारण उसके कई सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो थे वो धीरे धीरे क्या हो गए? खत्म होते गए। ठीक है, और इसके ऊपर उनका एक बहुत बड़ा महल था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स या वर्साइल्स। हाँ, पैलेस ऑफ वर्साइल्स इस तरह से प्रोनाउंस करता है, पैलेस ऑफ वर्साइल्स महल था। उसका भी खर्चा उठाना था क्योंकि उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्च आता था। ठीक है, चलो तो कुछ एक तो कारण हो गया हमारा वॉर, और दूसरा कारण क्या हो गया? ट्रेजरी खाली होने का, कि इसको इस बहुत बड़े महल को जो पैलेस ऑफ वर्साइल था
इसको मेंटेन करने में बहुत सारे पैसा लग जाता था, ठीक है। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखिए उस समय 1774 या 18 सेंचुरी में फ्रांस और ब्रिटेन में कभी बनता नहीं था। वो लोग एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन थे। वो लोग तो उन लोगों में लगातार युद्ध होते रहते थे। और इसी बीच 1774 के आसपास अमेरिका में कुछ 13 कॉलोनीज थे जिन्होंने 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थे जिन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ रिवॉल्यूशन डाल दिया इंडिपेंडेंस का, ठीक है। रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया खुद को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, ओके। तो इसके बाद क्या हुआ कि इस हिसाब से कि वहां पर जो भी रेबेलियंस थे अमेरिकन कॉलोनीज के विरोध में जो भी रेबेलियंस थे वो एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर का या ब्रिटेन का क्या हुए दुश्मन हुए। और इधर हमारा फ्रांस था वो भी ब्रिटेन का दुश्मन था। तो फ्रांस ने सोचा कि अमेरिका जो है अमेरिकन रेबेलियंस वो ब्रिटिश के दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि लुई 16 ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की बहुत मदद की, अमेरिकन रेबेलियंस की बहुत मदद की और उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत हेल्प किया। द वार एडेड मोर देन $1 billion लिवरेज टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवरेज। अब वॉर के कारण क्या हुआ कि देश पर कर्ज और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवरेज to a debt that had already risen to more than $2 billion leverage। अब जो कि पहले से 2 बिलियन बढ़ा हुआ, पहले से 2 बिलियन वॉर के कारण क्या हुआ कि जो डेप्ट पहले 1 बिलियन लिवरेज था वो क्या हो गया अचानक से बढ़कर 2 बिलियन लिवरेज हो गया। अब जिसके कारण लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, अब लेंडर्स जिन्होंने उनको ये पैसे दिए थे अब उन्होंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया लोन के रूप में। तो देखिए बहुत सारा अमाउंट लोन के रूप में भी जा रहा है, ओके। नाउ टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अब गवर्नमेंट के तो बहुत सारे रेगुलर एक्सपेंसेस होते थे जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट चलाना, गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज को चलाना, इन सब चीज के लिए राजा ने क्या किया, लुई 16 ने क्या किया, टैक्सेस को क्या किया धीरे धीरे इंक्रीज कर दिया, अचानक से इंक्रीज कर दिया। अब टैक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आगे टैक्स इंक्रीज हुआ तो देखिए उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ओके। चलिए उसका इफेक्ट जानने के लिए पहले हम उस समय के सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि उस समय का सोसाइटी किस तरह से था, ठीक है। तो चलिए उस समय का सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ था। देखिए इस तरह से क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट जिसमें बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स ये सब आ जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं different society. The society of states was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. अब जो सोसाइटी ऑफ स्टेट्स था वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था। ये एक ऐसा सिस्टम लगाया गया था कि किसी गवर्नमेंट में जो कि कई साल सैकड़ों साल पुराना था, यानी कि आउटडेटेड हो चुका था, ठीक है। द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। अब इस बुक में या इस पूरे लेक्चर में हम जब भी ओल्ड रिजाइम के बारे में बात करेंगे तो ओल्ड रिजाइम का मतलब होगा कि फ्रांस के टर्म में ओल्ड रिजाइम का मतलब होगा वो समय जो 1789 से पहले का था, ठीक है। चलिए
पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब अकेले किसानों का जो पॉपुलेशन था वो 90% था। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। जबकि जबकि उनके पास बहुत ही कम जमीनें थी। सोचिए, किसानों का पॉपुलेशन कितना, 90%, जबकि उनके पास जमीनें बहुत कम थी। लगभग लगभग 60% जमीन, तो अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। 60% लैंड तो अकेले नोबल्स के पास थी। नोबल्स, चर्च और अदर रिचर मेंबर्स के पास था, जो थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर्स थे, ठीक है, लाइक बिजनेसमैन हो गए, बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब हो गए। तो मतलब कि 60% लैंड नोबल्स, चर्च और थर्ड स्टेट के हाई हाई क्लास लोगों के पास थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब जो फर्स्ट स्टेट, मतलब कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, जो क्लर्जी हुए और नोबिलिटी हुए, ये जन्म से ही इनको कुछ प्रिविलेजेस दिया जाता था। प्रिविलेजेस का मतलब कि कुछ छूट दिए जाते थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट of these was exemption from paying taxes to the state। और इनमें से एक था कि आप स्टेट को टैक्स चुकाने से फ्री होंगे, ठीक है। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, और नोबल्स को तो कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे, मतलब कि परंपरागत कुछ उनके पास प्रिविलेजेस थे, खासियत थे, ठीक है, जैसे कि राजा उसकी बात मानेगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। तो आगे हम देखते हैं, द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state। अब जो चर्च था वो भी पीजेंट्स पर टैक्स लगाता था, जिसका नाम क्या था, टिथेस। जो चर्च टैक्स लगाता था पीजेंट पर, उसका क्या नाम था, टिथेस, ठीक है। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे, और तब अंत में थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर होते थे उनको टेल टैक्स देना पड़ता था स्टेट को, ठीक है। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टबैको। मतलब कि एक तो उन्हें स्टेट को टैक्स देना भी स्टेट को डायरेक्ट टैक्स देना भी होता था, वो था टेल, और साथ ही साथ उनको कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था, जैसे कि सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, डेली कंजम्पशन की चीजें जो होती थी उन पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। और जो बर्डन था, जो फाइनेंसिंग उस स्टेट का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो टोटल बर्डन था, टोटल बोझ था, वो किसके ऊपर था, ओवरऑल थर्ड स्टेट, अकेले थर्ड स्टेट के ऊपर, ओके। क्योंकि फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी और नोबल्स तो ये टैक्स फ्री प्रिविलेजेस को पूरी तरह से एंजॉय करते थे, ओके। तो हमने देखा, देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेट क्लर्जी में पादरी पंडित वगैरह आते थे उस समय, उधर को यूरोप में पादरी कहा जाता है। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी मतलब कि राजा लोग आते थे, राजा और राजा के परिवार लोग, ठीक है। वही थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स etc। फिर उसमें स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस और कुछ छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स, लेबर्स और सर्वेंट्स आते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। ये एनसीईआरटी से निकाला गया एक डायग्राम है जो उस समय के सिचुएशन को दर्शाता। चलिए देखते हैं। दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलड। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। इज द नोबलमैन, इज द स्पाइडर एंड द पीजेंट द फ्लाई। अब देखिए, इसमें ये रहा फ्लाई और ये रहा स्पाइडर। अब इसमें ये जो नोबलमैन है इसको स्पाइडर की तरह दर्शाया गया है, और ये फ्लाई इसको और इस पीजेंट को इस फ्लाई की तरह दर्शाया गया, ठीक है।
द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। अब इसको, इसके पास जितना होगा उसे उतना ही चाहिए, यही ये फिगर दर्शा रहा है। ओके, और इस पुअर ने अपना सब कुछ इसके सामने रख रहा है, लेकिन फिर भी इसको, ये उसको एक एक टक भी नहीं देख रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम ओवरऑल उस समय की सोसाइटी को दर्शाता है। सॉरी, आई मीन माय मिस्टेक। ये पेंटिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के सोसाइटी को दर्शाता है कि वहां पर लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता था। ये हमारा लैंडलॉर्ड है, ओके, और ये हमारा पीजेंट है। ओके, चलिए, तो हम लोग बाकी की चीजें अगले क्लास में देंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे।